हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अनुपम और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुपम क्लासेस में। तो दोस्तों, लेखपाल भर्ती की तैयारी आप सभी की अच्छी चल रही होगी, मुझे आशा है। और अगर नहीं चल रही है तो यार बताओ कि क्या कारण है, किस वजह से नहीं चल पा रही है। ओके, देखिए एक बेसिक चीज़ की हम बात करने वाले हैं ये कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लगातार करिए, डेली करिए। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन बहुत अच्छे से किए और फिर उसके बाद आगे का जो टाइम है आपका हो गया बिल्कुल जीरो, यानी कि खत्म हो गया। तो ये चीज़ बहुत ही बेकार है ना। आप भले 2 घंटे करिए, 3 घंटे करिए, बट लगातार करिए, डेली करिए, है ना। तो आपको बहुत आराम से सक्सेस मिल सकती है। देखिए, तो लेखपाल में जो हम गणित की तैयारी कर रहे थे तो उसमें हमारा रेखा गणित का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है। और जो अलजेब्रा है इसकी भी हमारी एक क्लास हो चुकी है। जो हमारा सिलेबस है इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो बीजगणित का जो हमारा सिलेबस था तो एलसीएम एचसीएफ और उसमें जो रिलेशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज जो हमारा सेकंड नंबर है वो है युगपत समीकरण का, ठीक है। तो इस पे हम चीज़ों की बात करेंगे, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम क्या करते हैं कि जो पिछली क्लास में हमने एक होमवर्क टाइप का दिया था आपको करने के लिए, जैसे एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन था एक, तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपका थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 28, 42, 77 और 98 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्लियर। तो सबसे पहले तो ये बताओ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है। ये होती है 999 और 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी है। ओके, लेकिन क्या ये इससे डिविजिबल है, नहीं पता मुझे। देखिए, अगर हम एक ऐसी संख्या निकालना चाहते हैं जो कुछ अलग अलग संख्याओं से डिविजिबल है तो हम सिंपली करते क्या है कि इन सभी का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 28, 42, 77 और 98 से, ठीक है। इससे निकलेगा क्या हमारे, पहले तो ये बताता हूं, इससे ये निकलेगा कि ऐसी सबसे छोटी संख्या जो इन सभी से डिविजिबल हो जाएगी। तो जब सबसे छोटी संख्या अगर हमें पता चल गई, उसके बाद हम आगे उससे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे। क्लियर। तो पहले एलसीएम इसका निकालते हैं, 2 से कट जाएगा ये, 2 से 14 हो जाएगा, 2 से ये 21 हो जाएगा, फिर ये तो कटना नहीं, 77 रहेगा, 2 से हो जाएगा 4 और ये 2 9 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सभी संख्या जो है 7 से कट रही है, तो 7 से एक बार काट देते हैं, 7 दूनी 14 और 7 21 और फिर 7 11 हो जाएगा और 7 7 49। ओके, तो बाकी देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या डिविजिबल किसी से हो नहीं रही, कट नहीं रही है, तो इसको हम क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और 7 चौके 28। ओके, 7 चौके 28 ही आ जाएगा आपका और 11 यहाँ 33 मिल जाएगा और ये 7। क्लियर है। तो इन सबको आप अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 6468, ये आपका बन जाएगा। तो ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे डिविजिबल है। अब हमें क्या करना था, हमें तो चाहिए कि इस संख्या से डिविजिबल, तो हम क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। एक बार यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, 6468 से 99999, इसको हम कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कुछ आपका शेषफल बचेगा। क्या शेषफल बचेगा मैं बता देता हूँ, डायरेक्टली थोड़ा सा बताऊंगा ना, कि आप इसको कैलकुलेट आपने आप करिएगा। क्लियर। तो इससे आपका डिवाइड करने बाद आपका बचेगा शायद 2, ये बचेगा 2979, ठीक है। 2979 आपका यहाँ पे शेषफल बचेगा। अब ये देखिए, ये जो शेषफल बच रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये संख्या पूरी तरह से डिविजिबल तो थी नहीं, तो इसमें से अगर इस संख्या को हम हटा दें तो ये डिविजिबल हो जाएगी ना। अगर हम माइनस कर दें इसमें से तो यह संख्या डिविजिबल हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो आप कुछ ना करें, इसमें से आप केवल इसमें से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे से 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पे से 9 में से 9 गया फिर 0 आपका मिल जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा और फिर यहाँ पे ये 9, ठीक है। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जो 28, 42, 77 और 98 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो हमने क्या किया, पहले एलसीएम निकाला, एलसीएम से हमें एक संख्या प्राप्त होगी, उस संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको उसमें से दोबारा माइनस कर देंगे। क्लियर। तो आपकी जो अभीष्ट संख्या है वो मिल जाएगी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर पहला 97020। ओके, तो ये मैंने प्रोसेस बता दिया है, आप लोग इसको करिएगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, युगपत समीकरण। ओके, तो युगपत समीकरण होता क्या है, देखिए सबसे पहले एक मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख देता हूं तो आपको बहुत सिंपल आइडिया हो जाएगा कि युगपत समीकरण क्या होता है। देखिए ये होता है, जैसे इक्वेशन देखी होगी आपने 2x + 3y = 5, ऐसी इक्वेशन आप लोगों ने देखी होगी हमेशा।
और ये इक्वेशन हमेशा अकेली नहीं होती है, दो इक्वेशन होती हैं, इसको सॉल्व करके फिर x की वैल्यू निकालते हैं हम लोग और फिर y की वैल्यू निकालते हैं, आपका सोल्यूशन आंसर आ जाता है। ओके, तो ऐसे ही एक इक्वेशन और ले लीजिए, मान लेते हैं कि 5x प्लस y है ना इक्वल टू 2 हो सकता है। तो ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण। क्योंकि ये इक्वेशन अगर अकेली है तो इसका कोई खास मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है, तब हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। हमें जब x और y की वैल्यू निकालनी है तो हमें इस तरह से दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, वरना हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। देखिए खास बात तो ये है यहाँ पे कि यहाँ पे दो चर होते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आ जाती है। दो चर निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, x और y, ये हमारी क्या है, दो चर हैं, दो वेरिएबल हैं, ठीक है, और ये रेखिक समीकरण है, एक साथ हैं, इसीलिए इनको युगपत बोला गया। क्लियर, तो बेसिक चीज समझ में आ गई है। तो ऐसी जहां पे भी आपको इक्वेशन दिखे आपको समझ जाना चाहिए कि हमें ये युगपत समीकरण है। इसको सॉल्व करने के तरीके देखेंगे। अच्छा, किसी किसी में कहीं कभी आपने देखा होगा 3 अचर भी आ जाते हैं, जैसे x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। तो क्या होता है, इस कंडीशन में हमको कम से कम 3 वेरिएबल जब हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए अलग अलग, ठीक है। 2 इक्वेशन है तो 2 चर होंगे। ऐसे ही जितने भी चर बढ़ते जाएंगे इक्वेशन आपकी बढ़ती चली जाएंगी। क्लियर है, तो यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप वाले ही आएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, अब एक यहाँ पे एक शर्त होती है कि युगपत समीकरण किस कंडीशन में होगा या किस कंडीशन में नहीं हो सकता है। अच्छा चलिए, मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू 7, ये हमने इक्वेशन ली। तो अच्छा यहां पे आप देखें अगर, तो ये जो पहला टर्म है इसका गुणांक कितना है, 1 है, इसका गुणांक 2 है। यानी कि देखो इस इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस सॉरी इक्वल टू z, या z1 लिख दीजिए आप, इसको कोई दिक्कत है। अब ऐसे ही इसको लिखेंगे हम a2x प्लस b2y इक्वल टू z2, ठीक है। तो इस कंडीशन में कहने का मतलब ये होता है कि कभी भी a1 बाई a2 इक्वल टू नहीं होना चाहिए b1 बाई b2 के। तो ये कंडीशन है। तो हो सकता है भाई डायरेक्टली पूछ ले कि क्या कंडीशन होती है युगपत समीकरण के लिए, क्या बताओगे आप, कुछ नहीं। तो ये कभी भी इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि इस इक्वेशन में हमने लिखा हुआ है, तो इसका देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन वो क्या है, गुणांक क्या है, 1 है, नीचे वाले में कितना है, 2। अब ऐसे ही y का गुणांक देखिए, ऊपर 2 है, नीचे कितना है, 4। अब इसको देखिए डिवाइड हो जाता है ये, तो 1 कने 1 दूना 2, यानी कि जो रेशियो आ रहा है 1/2 बराबर आ रहा है 1/2 के, जो कि नहीं होना चाहिए हमारा। अगर है तो वो युगपत समीकरण नहीं है। तो इन दो को हम, बाकी सब ठीक है, सब सही लिखा हुआ है, बट जो रेशियो है वो सही नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको युगपत समीकरण नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये युगपत समीकरण नहीं है। क्लियर है, क्योंकि इस तरह का सिस्टम जो है हमारा ये फॉलो नहीं हो पा रहा है। क्लियर, तो आपको शर्त पता चल गई कि ये बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, हल करना। अगर हमसे बोले कि इसको युगपत समीकरण को हल करो, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहां से हम x और y की वैल्यूज क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। x की वैल्यू निकालिए और y की वैल्यू निकालिए, बस, ठीक है। और आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे कि अब कुछ भी बड़ा सेंटेंस लिखा होगा, उसमें आपकी इस तरह की रिलेशन बन जाएगी और उस रिलेशन में से आपकी वैल्यू निकालनी है, वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रतिस्थापन विधि लगाते होंगे, विलोपन विधि लगाते होंगे। अच्छा, तो हम आपको एक बेसिक ट्रिक भी बताने वाले हैं कि आपको डायरेक्ट जो है सीधा आंसर मिलेगा, कुछ गुणा मल्टीप्लाई वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे आंसर, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा एक चीज का। क्लियर। तो पहले एक बेसिक हम बता देते हैं कि कुछ लोग जो पहली बार मान लो पढ़ रहे होंगे प्रतिस्थापन विधि के लिए। प्रतिस्थापन विधि में मान लो यहाँ पे पहली क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर को चले जाएंगे, x इक्वल टू 7 - 2y हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह आप क्या लिखेंगे, 7 - 2y प्लस y इक्वल टू 5। तो देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, -2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस जगह माइनस का 3y और इक्वल टू उधर जाएगा तो 5 - 14 जो कि हो जाएगा -9। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। जब y की वैल्यू 3 आ गई तो इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख दें तो वहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि आएगी हमारी 1, ठीक है। भाई देखिए यहाँ पे पहली इक्वेशन में रखिए, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है,
वाई की जगह पर रखा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1 ही तो बचेगा, एक्स इक्वल टू 1। तो ये तो हो गई प्रतिस्थापन विधि। देखिए सभी आपको तरीके पता होना चाहिए, किस क्वेश्चन में क्या लग पाएगा ये आप नहीं कह सकते, ठीक है, पहले से आप नहीं कह सकते कि हम यही वाली विधि याद करेंगे, हमको बाकी किसी से मतलब ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो विधि थी विलोपन विधि में क्या करते थे कि हम किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इस किसी के गुणांक को बराबर करते घटा देते थे। जैसे कि ऊपर वाले इक्वेशन देखिए, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, उसको हम देखो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, ये आपकी बन जाएगी, 2 से गुणा करेंगे तो 2x बन जाएगी, प्लस 2 दूनी 4y इक्वल टू 7 दूनी 14, ठीक है। अगर हम नीचे वाले में से ऊपर वाली को घटा दें, है ना, नीचे वाले में से हम ऊपर घटा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये कट जाएगा, 4 में से 1 y जाएगा, कितना बचेगा 3y, और ऐसे ही 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 14 में से 5 के 9 बचेगा, तो y इक्वल टू कितना बचेगा 3। फिर वही सेम चीज़, अब y की वैल्यू किसी में भी डालो, x की वैल्यू 1 आई जाएगी। क्लियर। तो ये तो हो गए तरीके हमारे मल्टीप्लाई करने वाले, प्रतिस्थापन विलोपन सिस्टम हो गया। अब हम बात करते हैं बेसिक किस चीज़ की, ट्रिक की, ठीक है, जिससे कि आपका डायरेक्ट जो है आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे यही हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें देखिए 3 टर्म होते हैं, एक तो x वाला टर्म है, एक तो y वाला टर्म है, एक तो z वाला टर्म है। अब देखिए खास करके ध्यान रखना है कि x और x ऊपर नीचे ही हो, ये वाला x नीचे ऊपर नीचे होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो तो आप कर लेंगे। अब x की वैल्यू पुट निकालनी है, तो सबसे पहले लिखो x इज इक्वल टू अंश बटे हर, अंश बटे हर। अब अंश में क्या आएगा वो हम बताते हैं आपको। अंश में हमेशा y की एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ठीक है। और सॉरी, इस डायरेक्शन नहीं करना है यार, ध्यान रखना। अरे यार, आपको मल्टीप्लाई करनी है इधर से इधर की तरफ, ठीक है। 5 से 2 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और माइनस ऐसे ही y की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी 7 से, 7 एकन 7, बटे में क्या करना है वो अलग चीज़ करनी है। देखिए ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरी कंडीशन में हमें मल्टीप्लाई करना होगा इससे, 2 से 2 की मल्टीप्लाई इधर, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी, और आपस में माइनस करना। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस x का मल्टीप्लाई, x और y का गुणांक कितना हो गया 1 1 है, तो 1 1 1 हो जाएगा। देखिए आंसर आ जाएगा आपका। तो 10 में से 7 गया कितना बचेगा 3, 10 में से 7 गया 3 बचेगा ना, और 4 में से 1 गया 3, कुल मिला के कितना आ गया 1। x बराबर कितना आ जाएगा 1। अभी हमने सॉल्व किया था, x बराबर 1 ही आया था। क्लियर है। तो यही चीज़ है इस ट्रिक में कि आपको कुछ करना नहीं है, ये भी आंसर लिखने की जरूरत थोड़ा ना, सीधे आप ये वैल्यू डालिए, इस तरह से लिखिए, आपका आंसर आ गया, सिंपल है ना। तो एक बार मैं फिर से बताऊंगा आप लोगों को कि क्या करना था, हमने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है। और यही चीज हर इक्वेशन में लगेगी, हर इक्वेशन में, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो हम x लिखेंगे, x लिखा। हमेशा याद रखिएगा कि इस डायरेक्शन में पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, और जब हम बटे की बात करेंगे, हर की बात करेंगे, तब इस डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लिकेशन 2 से, 5 दूनी 10, माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन 7 एकन 7 बटे, और फिर इस डायरेक्शन में जाना है हमें, 2 से 2 की गुणा 2 दूनी 4, और माइनस 1 एकन 1, तो जाएगा 3 बटे 3 इक्वल टू 1, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। चलिए अब हम ऐसे ही y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हो सकता है किसी कंडीशन में ऐसा हो कि भाई हमें डायरेक्टली y की वैल्यू निकालनी हो, क्यों हम x की वैल्यू निकाल के फिर y की निकालें, डायरेक्टली x के ना निकालें हम। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वैसे ही करना है, y इक्वल टू, देखिए हर में तो वही रहेगा, हर में वही रहेगा, बस अंश में थोड़ा चेंज होगा। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू हम यहाँ निकाल रहे हैं। अब हमें जो मल्टीप्लिकेशन करनी होगी वो किस किस की करनी होगी बताओ, तो वो हमें करनी होगी, देखिए 7 दूनी 14। अब इस वाले की x और y की, x और z की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी और इस टर्म की, है ना, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 माइनस 5 एकन 5, और बटे में जो चीज़ सेम हुआ करती थी वही, 2 दूनी 4 माइनस 1 एकन 1, तो इसमें जाएगा 9, और बटे में कितना जाएगा 3 एकन 3, 3 से कटेगा 3 या 9, ठीक है।
y बराबर 3। तो आपको बस इतना पता करना है कि किस किस से मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे और हमें कुछ करना है नहीं, सिंपल। ठीक है, इक्वेशन बनाओ, सॉल्यूशन लेके आओ। अब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए, अब इसी बेस पे बहुत टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, और भिन्न से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, आयु से संबंधित क्वेश्चन इसी से बनेंगे, और कुछ बेसिक क्वेश्चन ज्यामिति से हो सकते हैं, अनुपात से संबंधित हो सकता है, प्रतिशत से संबंधित हो सकता है। तो इस सभी टाइप के एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे या दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3 कुर्सी हैं और 2 मेज है। तो हम 3 कुर्सी को हम सी से लिख देते हैं, 3 कुर्सी प्लस 2 मेज, ठीक है, का मूल्य जो है कितना है, 700 है। ये तो कह रहा था। अब ऐसे ही 5 कुर्सी और 3 मेज, तो 5 कुर्सी प्लस 3 मेज, हम आपको बहुत आसानी से बता रहे हैं पहले। ठीक है, और कितना है, 1100। अब क्या बन गया, इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई। तो हमसे कह रहा है कि एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य निकालना है। तो हम सीधे कुर्सी का मूल्य निकालेंगे, क्योंकि हम इसको अगर x की तरह माने तो क्या होगा, हम कुर्सी का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसकी मल्टीप्लिकेशन बताई थी उसको कर लिए। तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, 2100 माइनस 11 दूनी 2200। ठीक है, हाँ नहीं, गलती हो गई। देखो मैंने कहा था भाई किस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए। पहले इस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने बताया था ऐसे ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे, क्लियर। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, 11 दूनी 2200 और 7 तरीक 21। ठीक है, अब बटे में क्या हो जाएगा, ऐसे ही 5 दूनी 10 हो जाएगा, और माइनस 5 दूनी 10 और 3 9, कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। ऊपर डिवाइड करेंगे तो 100, माइनस करेंगे तो 100 बाई 1 यानी कि 100। तो चेयर का मूल्य कितना हो गया, 100। अब इक्वेशन में किसी भी वैल्यू डाल दो चाहो तो, ये क्या कर दिया हमने, अब किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डाल दें, मान लो हम c इक्वल टू 100 डाल देते हैं, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा ये। अब 700 में से 300 क्या, 400 बचेगा। तो 2m इक्वल टू 400 यानी कि m इक्वल टू कितना जाएगा, 200 रुपये। ठीक है, यानी कि कुर्सी का जो मूल्य है वो 100, तो मेज का कितना हो जाएगा, 200, है ना। तो यहाँ से आपको इक्वेशन सॉल्व करने का एक नया तरीका आपको मालूम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, 100 चेयर का 100 और 200, 100 और 200, 200 और 100। ठीक है, तो ये लगाएंगे हम बी वाला। ठीक है, क्योंकि चेयर का पहले लिखा हुआ है, क्रमशः लिखा हुआ है, गलती मत करिए कि 200 100 में लगा दिए, गलत हो जाएगा भैया। ठीक है ना, चलिए अब हम संख्याओं से संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़ो। 2 अंकों वाली किसी संख्या, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने से प्राप्त हुई संख्या का योगफल जो है 121 है, तथा अंकों का अंतर, अंकों में 3 का अंतर है, वह संख्या क्या है। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया आपको। जैसे मान लो आपके पास कोई सी संख्या है, मान लो 12 है, तो 12 और इसका उल्टा किया, कितना बना, 21, और दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए, कुछ आएगा मान लो, क्योंकि हमने संख्या तो मानी है अभी। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, तो हमें पता नहीं है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में जब हम इकाई दहाई मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई अंकों की बात कर रहा है, तो जब हम संख्या मानते हैं तो किस तरह से मानते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले। जैसे कि आपके पास संख्या है, इसको हम मानेंगे कैसे जानते हैं, 10a प्लस b मानते हैं, 10a प्लस b। किसी भी संख्या को अगर हम इस तरह से मानेंगे, जब इकाई दहाई की बात हो रही तो 10a प्लस b मानेंगे। क्यों मानते हैं ऐसा, जैसे कि हम बात करें, आपके पास संख्या लिखी है 13, तो 13 में अंक कितना है, इकाई कितना है, 3, और दहाई कितना है, 1। लेकिन इस 1 की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 10, स्थानीय मान, तभी तो हो जाएगा 10 × 10 + 3 13, तभी तो 13 बनेगा। क्लियर ना। इसलिए यहां पे इकाई के साथ में हमने 10 का मल्टीप्लिकेशन रखा हुआ है। क्लियर है। तो अगर हमने संख्या क्या मानी, 10a प्लस b। अब इसका अगर क्रम को हम उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रम उलटने पे क्या हो जाएगा, 10b प्लस a हो जाएगा। संख्या वही है, क्रम हमने उलट दिया। अब इन दोनों को जोड़, भाई ये संख्याएं हैं, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 121 है। ठीक है,
क्या कह रहा है कि इन दोनों का जोड़ जो है 121 है। क्लियर। तो अब देखो इन सबको जोड़ो कितना बनेगा, 10a प्लस a यानी कि 11a प्लस 11b इक्वल टू 121। और साथ में एक चीज़ हमें और दी हुई है, दोनों में अंतर जो है a माइनस बी, ठीक है, या अंतर a माइनस बी इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, तो a प्लस बी इक्वल टू 11 11 हम 121 हो जाएगा, और a माइनस बी तो हमारा दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़े थे, b भी कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 14 और a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7। तो अगर एक संख्या हमारी 7 है तो दूसरी कितनी होगी, तो b कितना निकल के आएगा, 7 4 b हमारा हो जाता है 4 हो जाएगा। तो हमारी संख्या बनेगी 47 या 74। यहाँ पे a पहले है तो 74 बनेगा। क्लियर है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 47, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक तरीका, ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब थोड़ा सा आओ ट्रिक पे, ठीक है, क्योंकि बिना ट्रिक के ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो रहा है। अभी इसको तो सेकंड में कर लोगे तुम। ट्रिक पे देखते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है, जब भी कभी हमसे ऐसा बोले कि इकाई के अंकों को किसी संख्या के अंकों को पलट दिया और पलटने के बाद अगर जोड़ दिया गया है तो उस संख्या को सीधे आप 11 से डिवाइड कर दो, और संख्याओं जो अंकों का योग है वो कितना आ जाएगा आपका, a प्लस बी। 121 को मान लो हमने कितने से डिवाइड किया, 11 से, तो a प्लस बी बराबर 11 आ जाएगा। और अंतर दिया ही है, a माइनस बी बराबर 3। यहां से a b की वैल्यू निकल आएगी, आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है। अब ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास ये कहे कि अंकों को उलट देने के बाद अंतर, यहां पे तो जोड़ दिया था 121, इन दोनों का अंतर अगर दिया हो तो हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से भाग करेंगे। ठीक है, जो अंतर आएगा यहां पे जैसे योगफल दिया है तो अंतर दिया होगा तो 9 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, उसको हम पहले करेंगे। अच्छा, तो चलो हम सबसे पहले हम इसको ट्रिक से ही करते हैं। ठीक है, ट्रिक से ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, 3। 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल दिया हुआ है 9। ठीक है, तो अंकों का योगफल तो पहले दिया है, a प्लस बी मान लेते हैं। ठीक है, 9 दिया है, इसको अलग नोट कर लेते हैं। अब कह रहा है कि दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या तथा मूल संख्या, सॉरी क्या कह रहा है, दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई जो संख्या है वो मूल संख्या से 27 अधिक है। यानी कि मूल संख्या और पलटने के बाद जो संख्या है उसका जो अंतर है, मूल और बाद में जो अंतर है वो अधिक है। अधिक होने का मतलब क्या है यार, अंतर 27 के बराबर होगा ना। ठीक है, अब 27 के बराबर है तो भाई अंतर जब पता चला 3 से डिवाइड कर दो, सॉरी 9 से, तो 9 3 27 हो जाएगा। यानी कि a अंकों में अंतर कितना आएगा, a माइनस बी इक्वल टू 3 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो a प्लस बी 9 है, a माइनस बी कितना हो जाएगा 3। तब यहां से a कितना निकल के आएगा, 9 3 12 हो जाएगा और बटे 2 यानी कि 6। तो a कितना हो जाएगा 6। ठीक है, a कितना आएगा 6। और b कितना हो जाएगा भाई, योग 9 है तो b कितना हो जाएगा 3। यहां पे ये चीज ध्यान देने वाली है। ठीक है, तो हमारी जो संख्या होगी वो कौन सी हो सकती है, 63 हो सकती है या 36 हो सकती है कि नहीं। अच्छा, अब हम देखिए ऑप्शन में भी हमारी दो संख्याएं हैं, 63 भी दिया है, 36 भी दिया है। अब आप किस पे टिक लगाओगे, ये सोच के थोड़ा बताओ किस पे लगाओगे। तो हमसे कह रहा है कि दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। यानी कि जो बाद में संख्या हमें प्राप्त हुई थी वो बड़ी है ना, वो बड़ी ही 27 अधिक है। तो पहले जो संख्या थी हमारी वो छोटी होगी, यानी कि 36 हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम किस में लगाएंगे ना, 63 में नहीं बेटा, 36 में लगाएंगे हम आंसर। ओके, तो ये तो हमारी ट्रिक थी। अगर हम बेसिक से करेंगे तो भी वही चीज होनी है, होना वही है। कुल मिला के क्या करना होता है, क्या मानेंगे हम संख्याएं, पहले हम फिर से एक बार बता देंगे आपको। ठीक है, तो संख्या हम क्या मानते हैं, 10a प्लस बी, ये हमारी मूल संख्या थी। अब मूल संख्या में से जो कह रहा है कि अंतर जो है 27 है। अब हम अगर संख्या के अंकों को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10b माइनस का 10b प्लस a,
ये हमने अंकों को पलट दिया। अब इनमें दोनों में अंतर होगा, अंतर 27 के बराबर है। तो अब यही जब अंतर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a और माइनस का 9b इक्वल टू 27। इसीलिए हमने यहाँ पे देखिए 9 ही आ रहा है, इसलिए हम इसको पहले ही बोले थे कि 3 से आप इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 9 इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 3। अब a को a माइनस बी दिया हुआ है, a प्लस बी पहले से दिया हुआ है 9 के बराबर, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेगी, फिर वही सेम चीज करनी है, ठीक है। तो जब भी कहे कि अंतर दिया हो तो 9 से डिवाइड, योगफल दिया हो तो 11 से डिवाइड, सिंपल। और अंतर है तो अंतर ही आएगा, ये नहीं है। अगर अंतर दिया है तो अंतर ही तो आएगा यहाँ पे, ठीक है। पिछले वाले में देखिए योग आया था। चलिए थोड़ा ज़्यादा ही बता दे रहे हैं हम, बट समझ में आ जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कह रहा है कि बड़ी संख्या एक छोटी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है, छोटी संख्या का 8 गुना बड़ी संख्या से 2 अधिक है, तो बड़ी संख्या इसमें क्या है। देखिए इक्वेशन यहाँ पे बनानी है सिंपल, अगर आपको बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार ट्राई करते हैं। बड़ी संख्या x और y मान लेते हैं, बड़ी को हम x मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या यानी कि y का 5 गुने से 4 अधिक है, 5 गुने से 4 अधिक भी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी एक बनेगी, नहीं बनेगी, ठीक है। बड़ी संख्या x छोटी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमारी बन जाएगी। ऐसे ही दूसरी क्वेश्चन हमारी बनेगी, एक क्या बनेगी, छोटी संख्या का 8 गुना, यानी कि छोटी संख्या यानी कि y का 8 गुना बड़ी संख्या से 2 अधिक है, बड़ी संख्या से 2 अधिक है, ठीक है। बड़ी संख्या तो यही होगी ना, बड़ी संख्या से 2 अधिक है। अब 2 अधिक है तो आप ध्यान रखो यार कि ये अधिक है ना, तो अधिक किसमें किधर जोड़ेंगे, प्लस इधर जोड़ेंगे, तभी तो इसकी वैल्यू 8y के इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे सिंपल देखो यार, मैंने कहा था कि इसको सही तरीके से लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा फटाफट। अब इसके नीचे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस लिखेंगे यहाँ पे, हम थोड़ा क्रम से लिखेंगे। यहाँ पे x माइनस का 5y इक्वल टू 4। अब इसको वहाँ सही से लिख लो, देखिए जाएगा x माइनस का 8y, x माइनस का 8y इक्वल टू माइनस का 2, क्लियर। अब देखिए इनको हमें सॉल्व करना है सिंपल। तो यहाँ पे देखिए उसमें कुछ करना ही नहीं था यार, इन दोनों को अगर आपस में हम घटा भी दें तो भी हमारा काम चल जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 में से 3 जाएगा, 8 में 5 का 3y हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा बचेगा कितना हो जाएगा, नीचे वाले में से ऊपर को घटा रहे हैं, सॉरी ऊपर वाले में से नीचे को घटा रहे हैं, घटाने पे क्या होगा, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये भी साइन चेंज हुआ था, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 2। तो जब y 2 आया है, ये तो छोटी संख्या है, हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या y की जगह पे हम रख दें 2, तो 5 दूनी 10 4 14, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें दोनों वैल्यू पता चल गई हैं x और y की, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 14। देखिए तो हमसे बड़ी वैल्यू पूछा था, बड़ी तो हमारी 14 है, बट यहाँ पे देखिए सॉरी हमें लग रहा है मुझे ऑप्शन में मैंने गलती कर दी है लिखने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली छोटी संख्या के लिए मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं। तो छोटी संख्या अगर आप पूछता तो मान लिया हम 2 लगा सकते थे, बट हमसे बड़ी पूछा हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन ही सब गलत है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका x इक्वल टू 14 ही आंसर आएगा, क्लियर है। तो उसको आप देख लीजिएगा सही जो ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिन्न से संबंधित क्वेश्चन हमारा एक आया हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्या है, एक भिन्न ऐसी है कि उसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाता है। तो जैसा बोलता जाए वैसा करते जाएं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, x अपॉन y है, ठीक है। ये भिन्न है हमारे पास। अब कह रहा है कि अंश में क्या करते हैं, अंश में 1 जोड़ा और y में भी 1 जोड़ा, तो जो भिन्न है उसका मान कितना हो जाता है, 4/5। दूसरी बात उसने कही है कि यदि अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए, तो अंश में से हमने 5 घटाया, x माइनस 5 और y माइनस
5 घटा दिया जाए तो मान जो होता है भिन्न का 1/2 हो जाता है। तो क्या करना है, सिंपल भाई, इसको हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो इसकी क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 2 1 2 हो जाएगा, 2x - 5 दूनी 10 इक्वल टू y - 5। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आएगी 2x माइनस का y और जाएगा -10 + 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 के 5 बचेगा। तो एक इक्वेशन ये बची, और इसी के नीचे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 5x + 5 और 4y + का 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 4y और इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 5 उधर जाएगा, माइनस का बनाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस का बनाएगा। क्लियर है, तो अब इसको नीचे लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ से देखिए, हम अगर x की वैल्यू निकालें, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें वही सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले तो जाएगा, माइनस का लगेगा 4 5 20 माइनस प्लस तो है ये, फिर माइनस लगेगा, एक एक करनी हो जाएगा। ठीक है, और इस यही सेम चीज़ यही करनी है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 5। क्लियर है, तो ये जो हमारी वैल्यू जाएगा माइनस का 21 हो जाएगी, और ये कितना बचेगा, माइनस के 3 है ना, माइनस के 3, तो 3 7 21 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 7 निकल के आ गया हमारा। ठीक है, x इक्वल टू 7 निकल के आया, तो y की वैल्यू पता चल जाएगी हमारी। y की वैल्यू मान लो हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो x + 1 और 7 1 8 हो जाएगा, और 4/5। सॉरी, x की वैल्यू निकाली यार हमने, पुट कहाँ कर रहे हैं, y में, गलती देख लो। x की जगह हमने रखा 7 7 1 8 हो जाएगा, 8/y + 1 इक्वल टू 4/5, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 बराबर y + 1, तो y बराबर हो जाएगा 9। क्लियर है, तो अब संख्या हमारी पता लगे, x/y क्या हो जाएगी, भिन्न हमारी हो जाएगी, ऊपर 7 नीचे 9, 7/9। क्लियर, तो पहले जो रिलेशन हमारी दी है उसको आप लिखें, और लिखने के बाद आप इक्वेशन बनाएं, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाई थी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और बाकी युगपत समीकरण है, सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे 7/9 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आगे लगभग सेम है, उसको हम यहाँ पे करेंगे, और आपसे अगर आंसर आता है पहले तो बढ़िया बात है, करिए उसको, आंसर दीजिए, हमारे साथ साथ में आप करते रहिए, है ना। एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश से 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है। तो वैसा ही संख्या मान लेते हैं x/y है, भिन्न है ना, तो अंश में से कितना घटाया हमने 2, और हर में क्या किया हमने 3 जोड़ दिया। ठीक है, संख्या कितनी आई 1/4। अच्छा, अब हमसे कह रहा है कि अंश में 6 जोड़ने पर, और अंश में क्या किया हमने, सॉरी यहाँ पे y होना चाहिए। ठीक है, अंश में हमने 6 जोड़ा और हर को 3 से गुणा किया, तो हर कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाती है। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वही चीज़ है, 4x माइनस का 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 इक्वल टू y + 3, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस का y, और उधर जाएगा 8 3 11 हो जाएगा। अब ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वही 3x + 6 3 8 18 हो जाएगा ना, और 3 दूना 6y, तो ये हो जाएगा, देखिए 3 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, तो यहीं पर कर लेते हैं, तो x इक्वल टू जाएगा 3x 3 6 18 और 3 दूना 6। ठीक है, तो थोड़ा इक्वेशन हमारी जो है आसान हो जाएगी। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 6, कितना हो जाएगा, x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 6। तो ये हमारी इक्वेशंस बन गई हैं, इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारी बनती है, तो वही है, इसको थोड़ा सा सही से आप लिखिएगा, कैसे लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं अच्छे से यार, शायद आप लोग को दिख ना रहा हो। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से लिखते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 6। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं x की वैल्यू के लिए। x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला वही सिस्टम क्या लगाएंगे, पहले हम कितना जगह 6 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस 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 फिर से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 11 11 दूनी 22। ओके, अब इधर से हम करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 1, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 28 हमारा, और नीचे कितना हो जाएगा, ये बचेगा 7 है ना,
तो 7 तरीके 21, 7 चौके 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है ना। y की वैल्यू हम मान लेते हैं इस वाली इक्वेशन से निकालते हैं। देखिए 4 दूनी x की जगह पे हम डालें 4, 4 जो कुछ 16 हो जाएगा, और 16 माइनस 11 इक्वल टू y, ये हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। तो हमारी जो इक्वेशन वो होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए, कितनी हो जाएगी 4/5, यानी कि x बटे y। 4/5 हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा है, कोई है कि नहीं, 4/5, 4/5, ये मिल गया सी ऑप्शन, 4/5। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आयु संबंधी क्वेश्चन। देखो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां पे इक्वेशन आपकी आ गई तो युगपत समीकरण वहां पे लग जाएगा। तो ये मत देखिए कि आपके हमारे में उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, हमारे अंक वाले नहीं है, हमारे में भिन्न वाले नहीं आएंगे, हमारे में आयु वाला नहीं आ सकता, क्योंकि आयु वाला तो हमारा क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, बट आएगा, है ना, इस पे बेस क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्योंकि जितने टॉपिक ने दिए हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए पिता की आयु को हम कुछ मान लेते हैं, फादर मान लेते हैं f, ठीक है, और उसके बच्चे की सन मान लेते हैं, s मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पिता की आयु f में पुत्र की आयु कितनी थी, s का दोगुना जोड़ दिया गया, दोगुना जोड़ दिया है तो योगफल कितना जाता है 70 हो जाता है। क्लियर, यही तो बोल रहा था, लिख लिया। यदि पुत्र की आयु में, अब यहाँ पे पुत्र की आयु लिखते हैं, क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु में, ओके, यहाँ पे लिखते हैं पुत्र की आयु में पिता की आयु का दोगुना जोड़ा जाए, यानी कि s में अब 2f जोड़ा तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, को जोड़ा जाए तो योगफल 95 बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे लिखते हैं, क्या बनेगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है तो मैं f के नीचे f लाना जरूरी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो 2f हो जाएगा प्लस का s इक्वल टू 95। क्लियर, यही तो बन रहा था। अभी इसको हटा देते हैं हम, तो हमारी ये 2 इक्वेशन बन गई। वही है जो ट्रिक वाला सिस्टम हमने बताया था, यहाँ पे हम f की वैल्यू निकालते हैं। f की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 1 19 190 और माइनस का 70, 70 1 70 हो जाएगा ना, ऐसे करके। डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से इसकी मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 माइनस 1, तो कुल मिला के 70 जाएगा, कितना 120 बचेगा ना, 120/3, तो 3 चौके 12, है ना। तो f बराबर कितना हो जाएगा 40, यानी फादर की आयु कितनी होगी 40 होगी, तो बेटा की कितनी होगी, सन की कितनी होगी बताओ। अब किसी इक्वेशन में वैल्यू डाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे मान लेते हैं दूसरी इक्वेशन डाल लेते हैं, यहाँ पे इस वाली में डाल दो, कितना जाएगा, f की जगह पे 40 दूनी 80 हो जाएगा ये, और s इक्वल टू हो जाएगा 95 माइनस 80, यानी कि s बराबर 15 आ जाएगा आपका, ठीक है। s बराबर 15, यानी कि बच्चे की जो आयु है, पुत्र की आयु 15 होगी। क्रमशः बतानी है तो यानी कि फादर की पहले लिखी हुई है, यानी कि 40 और 15। तो ऑप्शन नंबर ढूंढिए कौन सा हो जाएगा, 40 और 15। देखिए पहले ऑप्शन में 15 और 40 मिल रहा है, लेकिन हम ये नहीं लगा सकते क्योंकि क्रमशः पूछा है, तो पिता की कम तो हो नहीं सकती, है ना, तो पिता की होगी ज़्यादा, यानी कि 40 पहले आएगा, 40 और 15। देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप बचपन से करते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर से करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन शायद गलत थे, तो उनको मैंने हटा दिया है। सिंपली आप यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या कर रहा है कि ए और बी की आयु, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, तो सिंपल लिखो ए की आयु जो है बी की आयु का दोगुना है, सिंपल, यही तो मतलब कह रहा था। चलिए एक इक्वेशन हो गई हमारी। अब कह रहा है कि 8 वर्ष के बाद उनकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाती है। तो 8 साल के बाद, यानी कि ए का आज जो उम्र है वो ए है, ठीक है, ए की जो आज की उम्र है वो है ए मान लेते हैं, ठीक है। 8 साल के बाद क्या होगा, अनुपात निकालते हैं, तो बी वो उसका भी अनुपात 8 साल बाद ही निकलेगा ना, सिंपल सी बात है। तो 7/4, अब फिर इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 4a प्लस 32, 8 जो कि 32 हो जाएगा ना, फिर 7b और 8 से 56 होता ना, 8 से 56, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 8 से 56। क्लियर, तो यहाँ पे आपका ये बन जाएगा 4a
माइनस का 7b इक्वल टू 56 माइनस 32, 56 माइनस 32। देखिए ये यहाँ पे क्या करिए कि हमें यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल ए की वैल्यू हमसे पूछा है, क्या कह रहा है कि इस समय ए की आयु क्या है यहाँ पे, ठीक है, ए की आयु क्या है हमसे ये पूछ रहा है, तो हमें ए का निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर नहीं सकते अच्छे से ना, क्योंकि 7b है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम बी की वैल्यू निकाल लें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, हमें डबल कर देंगे फटाफट। तो ए की एक जगह पे हम क्या कर देते हैं 2b, तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8b हो जाएगा, 8b माइनस का 7b इक्वल टू कितना जाएगा, ये 56 माइनस 32 हो जाएगा 4 और ये 2 24 हो जाएगा। क्लियर ना, 24 ही आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे 7 माइनस 8 यानी b इक्वल टू हो जाएगा 24, और जब b 24 है तो a कितना हो जाएगा 48, सिंपल सी बात है। तो a की आयु कितनी हो जाएगी 48, सिंपल। इसी प्रकार से आपका अनुपात भी आ सकता है, जिससे कि इक्वेशन बनेगी और आंसर आपका आएगा। क्लियर है। अब वो अनुपात किस तरीके से दिया है वो क्वेश्चन में जानने भाई कैसा होगा। अब ज्यामिति से क्वेश्चन एक रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस आपके पेपर में है। क्लियर है। चलिए, तो हमसे कह रहा है कि एक आयताकार खेत है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, एक आयताकार खेत का परिमाप दिया हुआ है 70 मीटर। अब परिमाप का मतलब क्या होता है, मान लो भुजा ए बी है तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, है ना, 2a प्लस बी बराबर 70। तो यहाँ पे ए बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी, दोनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्लियर, यही तो कह रहा है। अच्छा, यदि उसकी लंबाई 2 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 6 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। अच्छा, अब भुजाएं ए बी हैं, ए और बी हैं, तो इसका पहली कंडीशन में अगर हम बात करें, यहाँ पे पहली कंडीशन में जब बढ़ाया नहीं गया था तो इसका एरिया कितना था, ए बी था, ए इंटू बी, एरिया यही तो होता है। दूसरी कंडीशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या किया गया है कि उसकी लंबाई को 2 मीटर कम कर दिया। लंबाई मान लो ए है अगर, तो ए को हमने कितना 2 से कम कर दिया, ठीक है, और चौड़ाई को हमने 2 से बढ़ा दिया। चौड़ाई बी थी तो हमने बढ़ा दिया बी को 2 से, ठीक है, तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पे ए इंटू बी, ए बी, क्लियर, यही तो हम कह रहे हैं। ए बी जो है क्षेत्रफल अब बढ़ जाता है, कितना, ए बी 6 से बढ़ जाता है, ठीक है, 6 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो खेत की हमसे लंबाई यानी कि ए पूछ रहा है। क्लियर, तो बस सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा ए बी, और ये बनेगा आपका 2a माइनस का 2b, और 2 दूनी 4 माइनस का हटा, और ए बी इक्वल टू ए बी प्लस 6, ठीक है। तो ए बी तो यहाँ पे से कटने वाला है यहाँ पे, तो कुल मिला के आपका बन जाएगा 2a माइनस का 2b इक्वल टू 10 हो जाएगा, उधर जाएगा तो a माइनस बी बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए a प्लस बी पता है, a माइनस बी पता है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका हाफ हो जाएगा, 35 हो जाएगा ना, सिंपल यार बात है, 35। क्लियर, अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, a प्लस बी 40 हो जाएगा, और यानी कि 2a, है ना, 2a इक्वल टू 40 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 20। यही है जिसको हम, इसी को तो हमने लंबाई माना हुआ है ना। अब a को लंबाई माना है तो a हमारी कितनी हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर भी हमारा जाता है, a ही मैच कर रहा है। क्लियर है, तो 20 मीटर जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमने किया क्या क्वेश्चन में, कुछ नहीं किया था, यहाँ से a प्लस बी हमारा पता चल गया क्योंकि परिमाप दिया हुआ है, और हमसे कह रहा था कि a को घटाना है और b को हमें 2 से बढ़ाना है, और इक्वल टू में +6 बढ़ जाता है, तो वहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी, वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, वैल्यू पुट करके आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए, एक व्यक्ति के कुल 35,000 की पूंजी का 1/12% वार्षिक ब्याज की दर से और 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया है। क्लियर है, यानी कि टोटल 35,000 का अमाउंट था उसके पास, एक पोर्शन जो है 12% मान लेते हैं, एक्स वैल्यू है ना, 2 वैल्यू थी उसके पास, मान लो एक्स को दिया 12% पे और वाई को दिया कुछ परसेंट पे, एक्स प्लस वाई ही हमारा 35,000 है, क्योंकि 2 अमाउंट को उसने अलग अलग किया हुआ है, ठीक है, 35,000। तो ये हमारी क्वेश्चन बन गई। अब यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 4,460 रुपये मिला हो तो अलग अलग कितना धन उसने उधार दिया था, ठीक है, नहीं एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी अलग अलग। क्लियर है, तो देखो एक्स को उसने किस रेट पे दिया, एक्स को दिया उसने
एक्स को दिया उसने 12% पर, ठीक है, 12% पर किस रेट, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, कितने वही साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगा है, एक्स वैल्यू है 12% है 1 साल, ठीक है। अब ऐसे ही कह रहा है कि वाई को भी उसने दिया, वाई को दिया कितने 14% पे 1 साल के लिए, रेट कितना लगेगा वही 14%, ठीक है। अब कुल मिला के कितना हमें मिल रहा है ये ब्याज 4460, ये टोटल ब्याज हमको मिल रहा है, क्लियर। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या ही बनेगा हमारा, बताइए आप। तो ये बनेगा 12x बटे 100 प्लस 14y बटे 100 इक्वल टू 4460। अब यहाँ से भी एक इक्वेशन हमारी बनेगी, देखिए 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएगा, नीचे से सब कुछ गायब हो जाएगा, है ना, यही तो मतलब हुआ इसका। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 12x प्लस 14y है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को हमें यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम वज्र गुणन या जो हम टेक्निक मैंने बताई थी, ट्रिक बताई थी, उससे करेंगे तो वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वो करने से अच्छा ये है कि आप इसको ऊपर वाली को 12 से मान लो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, पूरी इक्वेशन को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 12y और यहाँ पे 3 0 यहाँ पे लगने हैं, 12 पंजे 60 का 0 हो जाएगा, हासिल 6 और 12 36 होता है, 36 और 36 6 42 हो जाएगा, ठीक है। आपस में घटा देंगे तो घटाने के बाद ये तो कट जाएगा, ये भी घटेगा, ये घटेगा, क्लियर। तो यहाँ पर बचेगा 2y इक्वल टू ये घटने के बाद बचेगा 26 शायद बचेगा हमारे पास, 26, क्लियर। 2 से कटेगा तो y बराबर आ जाएगा हमारा 13,000, ठीक है। तो एक अमाउंट जो है हमारा वो 13,000 आ गया, तो दूसरा अमाउंट कितना होगा 35,000 में से आप घटाओगे, 35,000 में से घटाने के बाद x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बचेगा 22,000, ठीक है। तो देखिए x 22 और 13 वाला ऑप्शन जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन 22,000 और 13,000 दोनों अमाउंट ये रहे हमारे, क्लियर है। तो ये देखिए यहाँ पे उसने ब्याज लगाकर भी क्वेश्चन पूछ लिया, कहीं भी हमारे सिलेबस में ब्याज नहीं है ना, चक्रवृद्धि ब्याज या ब्याज किसी टाइप से हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, बट उसने इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग, क्लियर। अब एक क्वेश्चन ये वाला भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये थोड़ा सा टिपिकल भी पड़ेगा शायद, है ना, उसी पे बेस्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, क्लियर है। कह रहा है कि एक मोटर बोट है 6 घंटे में नदी के प्रवाह की दिशा में 100 किलोमीटर जाकर 30 किलोमीटर वापस लौट आती है, ठीक है। 6 घंटे में 100 किलोमीटर जाके 30 किलोमीटर वापस भी आ जाती है। अच्छा, यदि बोट 8 घंटे में, एक दूसरी कंडीशन दी है कि 8 घंटे में नदी के प्रवाह के विरुद्ध 75 किलोमीटर जाकर फिर अपने स्थान पर लौट आती हो तो मोटर बोट की चाल क्या है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से क्या होगा, पहली कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगी, दूसरी से एक इक्वेशन बनेगी, वहां से आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम जब नदी और बोट के प्रवाह की बात करते हैं तो हमेशा अगर बोट तभी तो आगे बढ़ पाएगी विरुद्ध में जब मोटर की स्पीड ज़्यादा होगी, मोटर बोट की, ठीक है ना। तो मोटर बोट की स्पीड हम मान लेते हैं x और दूसरे नदी की मान लेते हैं y, ठीक है। तो अगर विरुद्ध जा रही होगी तो क्या होगा, x माइनस वाई स्पीड, यहाँ पर हम स्पीड की बात कर रहे हैं, और अगर साथ में चल रही है तो स्पीड जुड़ जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, सिंपल, यही तो बात है। चलिए इतनी बात हमने कर ली अभी। अच्छा, पहली कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे पहली कंडीशन के लिए, मोटर बोट 6 घंटे में नदी के प्रवाह की दिशा में 100 मीटर जाती है, तब 100 मीटर अब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम के लिए लिख रहे हैं d बाई एस, डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू t, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो देखिए जब 100 किलोमीटर जाती है, 100 किलोमीटर यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी थी जाते टाइम x प्लस वाई, ऐसे ही जब और वापस आई तो डिस्टेंस कितनी चली 30 और x माइनस वाई, टोटल टाइम कितना लगा 6 घंटे। तो एक इक्वेशन हमारी ये बनी। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में
75 किलोमीटर जाती है विरुद्ध और 75 किलोमीटर नदी की दिशा में। तो अगर दिशा में चल रही होती तो x 75/x+y होगी और 75 किलोमीटर वापस भी आ गई है तो x - y। ठीक है, तो उसको ब्रैकेट में रखना चाहे तो रख सकते हैं, इक्वल टू 8 हो जाएगा क्योंकि 8 घंटे लेती है। तो ये दो हमारी इक्वेशन बनी है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, युगपत समीकरण ही है ये। अब यहाँ पे भाई कोई भी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो x और y, वो क्या है, वेरिएबल, सॉरी युगपत समीकरण ही तो है, बट इसका फॉर्म जो है वो थोड़ा सा चेंज है। तो अगर आप यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करके x और y की सिंपल उस तरीके से लिखेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। यहीं पे हमें कुछ जुगाड़ लगानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जुगाड़ लगाते हैं अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें ऊपर वाली इक्वेशन जो है 2 से कट रही है, 2 से कट रही है, 2 3 6 और 2 15 से कट जाएगी, 2 50 हो जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए x - y यहाँ पे है, x - y यहाँ पे, तो हम डिवाइड करने के बाद अब 5 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें पहली वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि 15 और फिर 3 75 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम नीचे लिख रहे हैं इसको, देखिए तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 हो जाएगा, 25/x+y। देखिए दूसरी इक्वेशन जो पहली इक्वेशन थी इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद 15 3 75 हो जाएगा, 75/x - y और कितना हो जाएगा 3 3 5 5 15। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनी। अब देखिए इसमें दोनों ये वाला टर्म जो है और ये वाला टर्म सेम आ रहा है, घटा देते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाते हैं। ठीक है, तो घटाने के बाद हमारा क्या बचेगा, ये हमने घटा दिया, 75 जगह 175 बचेगा आपका, 250 में से 75 जगह 175/x+y और ये तो घट ही जाएगा पूरा। और 15 में से 8 गया, कितना बचेगा, 15 में से 8 गया 7 है ना, 7 बचेगा। तो देखिए ये 7 से कुछ कट रहा है क्या, 7 7 दूनी 14 और 7 5 35, यानी कि x+y जो है हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। x+y 25 आ गया। अब ऐसे ही x - y भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, कैसे न कैसे करके। x - y कैसे निकलेगा बताओ यार, देखो थोड़ा सा इसको हम गंदा कर दिए हैं, इसको साफ करना पड़ेगा हमें वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे x+y की अगर वैल्यू डाल दें तो 75/25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 75/x - y इक्वल टू 8, तो 25 3 75 और ये हो जाएगा 75/x - y और 8 में से 3 का कितना बचेगा, 5, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 नहीं 5 चिकन 5 हो जाएगा ना, 5 चिकन 5 5 25। ठीक है, तो x - y इक्वल टू कितना जाएगा, 15। तो x+y 25 और x - y 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ये दो इक्वेशन बनी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारी बोट की स्पीड कितनी थी, x ही तो है, तो यहाँ से हमारी x वैल्यू दोनों को जगह जोड़ेंगे तो 15 कितना 40 हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 40, 40 तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 km/h, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी आंसर आएगी। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी बोट की स्पीड आ गई। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ भी सकता है, मे बी ना पूछे, बट आपको आना चाहिए, है ना, क्योंकि हो सकता है इसी टाइप का दूसरा कोई क्वेश्चन आ जाए। क्लियर, तो ये हमने इतने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, हमने 11 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए हैं और आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। देखिए मेरा उद्देश्य है कि बेसिक्स से मैंने पढ़ाऊँ, एक बार मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए लेखपाल भर्ती का, उसके बाद हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण थोड़ा लेंदी टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। ओके, और हमारी पुरानी वीडियो जाके रेखागणित जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, रेखागणित वाला। ठीक है, उसके बाद बीजगणित को खत्म करने के बाद हम फिर से आएंगे अंकगणित पर और सांख्यिकी वाले पोर्शन पे आएंगे। क्लियर है, तो मैं हूं आपका दोस्त अनुपम, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।